ईरान से मंगलवार को जो तस्वीरें आई हैं उससे पता चलता है कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की आकस्मिक मौत पर पूरे देश में शोक की लहर है। उनके विरोधी भी उनकी अचानक मौत पर गमगीन दिख रहे हैं। ईरान एक ऐसा मुल्क है जो इजराइल को आंखें दिखाता रहा है। एक तरह से फिलिस्तीन के मसले पर मुस्लिम मुल्कों का लीडर बनने की कोशिशें कर रहा है। उस देश का राष्ट्रपति अचानक दुनिया को अलविदा कह चुका है। इस बेहद ही संवेदनशील वक्त में राष्ट्रपति रईसी की आकस्मिक मौत कई गंभीर सवाल खड़े करती है। सवालों के साथ साथ साजिशों की भी आशंकाएं चरम पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। जिस हिंदी के इस बेहद ही विशेष लोकप्रिय कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो संकट में ईरान, अचानक से राष्ट्रपति रईसी का चले जाना और किस तरीके से हालात ईरान के हैं, और कह सकते हैं कि ईरान से जुड़े जो भी देश हैं उनके लिए इस आकस्मिक मौत के बाद क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि भारत ने भी हाल ही में चाबहार पोर्ट जैसा एक इम्पॉर्टेंट डील जो है किया है, समझौता किया है, और भारत इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। इमीडिएट रिस्पांस आया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। कुछ सवाल हैं जो हम चाहेंगे कि अपने स्ट्रेट टॉक के जरिए इन सवालों को समझने की कोशिश की जाए हमारे बेहद ही विशेष अतिथि के साथ। लेकिन उससे पहले एक नज़र डालेंगे आपके टीवी स्क्रीन पर इन सवालों पर कि आज के सवाल हमारे स्ट्रेट टॉक के क्या क्या हैं। ईरान में राष्ट्रपति रईसी की मौत से उपजे संकट के क्या मायने निकाले जाने चाहिए? क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति मुखबिर रईसी की नीतियों पर खरे उतर सकेंगे? रईसी की आकस्मिक मौत के कारण क्या साजिश का संकेत देते हैं? कुछ ऐसी बातें भी सामने निकल कर आई हैं क्रैश से जुड़ी हुई, जिससे साजिश की आशंकाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई का उत्तराधिकारी अब कौन होगा, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। ईरान में आने वाला जो चुनाव है, क्या वो वोटर्स को आकर्षित कर पाएगा? क्योंकि पिछले जो चुनाव थे जिसके जरिए रईसी राष्ट्रपति चुनकर आए थे, वो महज 30% वोटिंग के आधार पर उनका चयन हुआ था। और ईरान की जनता में चुनाव को लेकर जो उदासीनता है, जो एक निराशावाद है, क्या वो स्थिति बेहतर हो पाएगी? हमारे साथ जुड़ चुके हैं फॉर्मर एम्बेसडर केतन शुक्ला। सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेट टॉक में। और जी, अचानक से इब्राहिम रईसी का चले जाना, हेलीकॉप्टर क्रैश, कई नेताओं की ऐसी मौत हुई है, लेकिन ऐसी तमाम जितनी भी पॉलिटिकल ट्रेजेडीज हुई हैं, डेथ्स हुई हैं, वो कहीं ना कहीं कई सवाल अपने पीछे छोड़ जाती है। ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश है, केतन सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी, कौन से सवाल आपके जहन में है? जनता के लिए थोड़ा सा, हमारे दर्शकों के लिए थोड़ी सी स्पष्टता लाइए। सबसे पहले तो ये बहुत दुखद घटना है। तो जैसे हमारी इंडियन संस्कृति, हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको जन्नत बख्शे जी। ये जो क्रैश हुआ है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम पे हुआ है। वो एक डैम का इनॉग्रेशन करने गए थे, किस कलाली डैम, वो जो अजरबैजान के साथ उनका जॉइंट प्रोजेक्ट है, और वहाँ से वो वापस आ रहे थे। तो वार्स्केम रीजन है जो नॉर्थ ऑफ तबरीज में है, तो वहाँ पर ये हेलीकॉप्टर संडे को क्रैश हो गया जी। अब ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरी है वो बाद में भी कई चीज़ें पॉपअप होगी, पर एक चीज़ बहुत कंफर्म है कि वेदर बहुत ही ख़राब था। और ये जो उनका हेलीकॉप्टर था बेल, ये शाह के टाइम में खरीदा गया एक बहुत ही पुरानी, जो रिवॉल्यूशन के पहले। तो ये सैंक्शन के बाद ये सब जो हेलीकॉप्टर थे उनका मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, अपग्रेडेशन, इसमें काफ़ी प्रॉब्लम थे। ये बेल 212 जो हेलीकॉप्टर था, और वेदर कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। उनकी जो टीम गई थी वो एक दिन बाद सभी डेड बॉडी और उनका डेथ कंफर्म हुआ। तुर्की की टीम भी गई थी। तो बिल्जार्ड, जिसको कहते हैं बहुत बड़ा स्नोस्टॉर्म होता है, तो जो वेदर, इसी वेदर कंडीशन में हेलीकॉप्टर में आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर काफ़ी सेफ नहीं होते हैं। हमारे भी जैसे कि ज्योतिर्रादित्य सिंधिया और कई हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बेंगलोर में। तो ये वेदर तो बहुत ही ख़राब था, और साथ में जो हेलीकॉप्टर था वो बहुत ही पुराना था। तो ये इन चीज़ों की वजह से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम पे ये इनकी डेथ हुई है। अब हम इनके बारे में यदि देखें तो
ये एक जो इनके पहले के दो प्रेसिडेंट थे, रब्जानी और ये रूहानी, वो प्रैग्मेटिक थे। ये पहले प्रेसिडेंट थे जो रिलीजियस क्लरिक, उनको आयतुल्लाह मीन्स उनके ये हमारे यहाँ जैसे होती है उस तरह की एक सिया में बहुत डिग्री होती है कि उनका जो रिलीजियस एजुकेशन था वो अभी तक के प्रेसिडेंटों में काफ़ी ज़्यादा था जी। उनका नाम इजराइल के न्यूज़पेपरों में देखे तो उनकी काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई है। वो एनफोर्सर जो कहते हैं, ये जो खोमेनी की पॉलिसी थी उनको एनफोर्स करने वाले थे, और बहुत ही कह सकते हैं कि कॉन्साइंस के बिना उन्होंने कई हजार लोगों को बिना ट्रायल, एमनेस्टी की फिगर कहती है 5000 लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया जी। और पर्टिकुलरली एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो 2022 में जो कोर्ट लेडी मासी का जो उनका डेथ हुआ पुलिस कस्टडी में, उसके बाद 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और 20,000 से ज़्यादा लोगों की अरेस्ट हुई। तो उन्होंने ये जो हम कह सकते हैं कि जो लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन था, और ईरान में जो एक हम कह सकते हैं कि बदलाव के लिए लोगों की ज़्यादा अभिरुचि रही है, और ये चीज़ कई सालों से चल रही है। इसमें दो रीज़न है, एक तो सोशल रीज़न तो है ही, पर साथ में इकोनॉमी के सैंक्शन के बाद ईरान की इकोनॉमिक कंडीशन पहले जैसी अच्छी नहीं रही है। तो जो यंग यूथ है, लेडीज है, उसके अंदर ये सब चीज़ों की वजह से बहुत ही ज़्यादा आक्रोश है। और अमेरिका में जैसे ब्लू स्टेट और रेड स्टेट कहते हैं, तो जो सिटी है और विलेज, तो ये जो आंदोलन है वो बहुत ही ज़्यादा फैल गया था जी। पर ये आंदोलन को उन्होंने, हम कह सकते हैं कि काफ़ी ब्रूटली इसको उन्होंने सप्रेस किया जी। और अभी रिसेंटली वो अमेरिका में गए थे, तो उनको एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यूएन के लिए गए थे। उन्होंने प्रेस में ये कहा, विमेन लाइफ एंड फ्रीडम, लास्ट ईयर EU and US fabricated 38,000 lies in 48 days. Did it work? तो आप समझ सकते हो कि जो उन्होंने, उनका जो एरोगेंस था और उनकी ब्रूटालिटी थी जी। तो ये सब चीज़ों की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा थी नहीं, उनका कोई पॉलिटिकल फॉलोइंग अगेन ईरान में नहीं था जी। वो खोमेनी के साथ उनकी करियर आगे बढ़ी, और खोमेनी ने भी, लोग सोचते थे शायद ये उनके सक्सेसर बन सकते हैं। खोमेनी ने इनके लिए कहा था कि आई कैन फॉलो यू फॉर द योर प्रोसिक्यूशन अदर थिंग, बट आई कैन नॉट फॉलो यू टू द हिल। एंड बाद में वो खामेनी को उनका सक्सेसर बना दिया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि रिलीजियस लीडर होने के बावजूद भी वो काफ़ी, जो कहते हैं कि ब्रूटालिटी और ह्यूमन राइट वायोलेशन, तो ये सब चीज़ों की वजह से काफ़ी ये जो अपने देश में भी बहुत बड़े आक्रोश का सामना कर रहे थे जी। तो यानी आप किसी साजिश की आशंकाओं से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि वेदर बहुत ख़राब था और जो हेलीकॉप्टर जिसमें वो यात्रा कर रहे थे वो भी दशकों पुराना था, मेंटेनेंस की समस्याएं काफ़ी ज़्यादा थी। तो समझेंगे कि अब ईरान में ये जो सत्ता का संकट है, हालांकि कार्यवाहक राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, मुखबर को रईसी की नीतियों पर जो चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर है ईरान के आयतुल्ला खामनेई, क्या उनके अनुसार, उनके आदेशों के अनुसार मुखबर प्रदर्शन कर पाएंगे जैसे रईसी करते आए हैं? और सबसे बड़ा संकट तो इजराइल और हमास का जो युद्ध चल रहा है उसके बीच ईरान जिस तरीके से भूमिका निभाता आ रहा है, वो चाहे वो रूस और यूक्रेन के युद्ध में भी क्यों ना हो, चाहे वो एक अलग सी लॉबी जो बन रही है चीन, रूस, ईरान, इन सब देशों की, इसमें क्या कुछ कहीं पॉज आ जाएगा ईरान की तरफ से? और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अचानक से इब्राहिम रईसी की मौत के बाद ईरान क्या संकट में चला गया है, और ईरान की जो चुनौतियाँ हैं वो चुनौतियाँ कितनी गहरा गई हैं, और ईरान की जो आवाम है, जो जनता है, वो अचानक से
राष्ट्रपति के निधन के बाद वो क्या इस वक्त जो है बर्ताव कर रही है, किस तरह से रिएक्ट कर रही है। हमारे साथ केतन शुक्ला जुड़े हुए हैं, फॉर्मर एम्बेसडर। सर, मैं समझना चाहूँगी कि हमने पहले हिस्से में ये समझा है कि क्रैश जो हुआ और इसकी जो साजिश की जो थ्योरी है, इसकी आशंकाएं कितनी कमज़ोर हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर भी बहुत पुराना था, मेंटेनेंस का सवाल था और मौसम बहुत ख़राब था। चलिए, इस सवाल से हटते हुए मैं अब ये समझना चाहती हूँ कि रईसी एज अ लीडर, एज अ ईरान प्रेसिडेंट, आप किस तरह से उनके कार्यकाल को बयां करना चाहेंगे, उसका आकलन करना चाहेंगे। हमारे दर्शकों के लिए थोड़ी सी यहाँ पर इस पर प्रकाश डालें, इस पर रोशनी डालें कि रईसी को आप कैसा लीडर मानते हैं। उन्होंने जो ईरान के लिए किया, या ईरान के लिए जितनी चुनौतियाँ खड़ी की, पाबंदियों की वजह से जो महंगाई हुई, या फिर जिस आक्रोश का आपने जिक्र किया पहले हिस्से में कि इतना प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जितनी ब्रुटैलिटी, जितनी बर्बरता से उसे कुचला गया, उसे सप्रेस किया गया, रईसी की छवि कैसी गई पूरी दुनिया में? रईसी को हम कह सकते हैं कि अयतुल्लाह खोमेनी की जो पॉलिसी थी और उसके बाद खामेनी, उनको उन्होंने पूरी तरह फॉलो किया। और ईरान में हम कह सकते हैं कि शाह के जाने के बाद जो पूरा सोशल पॉलिटिकल चेंज हुआ है, उसमें बीच में जो मॉडरेट थे रफजानी और रूहानी, उसकी जगह ज़्यादा हार्डलाइन उनका रहा। पर्टिकुलरली उनकी यदि हम कैरियर देखें तो वो जो डेथ कमेटी जो 1988 में बनाई गई थी और बिना ट्रायल हजारों लोगों को डेथ सेंटेंस की गई थी, उसके पहले वो अलग अलग प्रोविंस में प्रोसिक्यूटर रहे थे। तो उनका पहले से ही जो साइकोलॉजिकल बैंड था और जो था वो पहले के जो मॉडरेटर थे, और बीच में आपने देखा होगा कि ओबामा के टाइम में न्यूक्लियर एग्रीमेंट और सैंक्शन हटने की जो पॉसिबिलिटी थी जी। तो ये जो हार्डलाइन पॉलिसी उनकी जो हुई, उसकी वजह से दो चीज़ें ईरान में हुई। एक तो सोशल क्राइसिस जो 2022 में मॉराठी पुलिस ने मजबा का जो कुर्दिश वुमन का जो डेथ हुआ, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके टेन्योर में ये हुई कि पहली बार कई मिसाइल्स और ड्रोन जो इजराइल के साथ फर्स्ट टाइम कन्फ्रंटेशन हुआ, कि जो ईरान में कभी नहीं हुआ था। तो ये जो कन्फ्रंटेशन हुआ वो ग्लोबली अमेरिका, यूएई और मिडल ईस्ट के कंट्री इसको चाहते नहीं थे, तो इस वजह से ज़्यादा एस्केलेट नहीं हुआ। पर ये जो कन्फ्रंटेशन हुआ था वो भी एक उनके टेन्योर में माना जाएगा कि ईरान की जो सरप्राइज एलिमेंट था और इजराइल के साथ जो रिश्ते थे। तीसरी चीज़ ये हुई जो आपने कहा कि जो रिलेशनशिप थे, एक एक्सिस ऑफ एविल, आजकल जियो पॉलिटिकल साइंस में एक नई टर्म आई है जिसमें तुर्की, चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया। तो जो ताल्लुकात थे वो चाइना के साथ ईरान के ताल्लुकात काफ़ी अच्छे हुए, और मिडल ईस्ट में चाइना को एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि फुटहोल्ड मिला। दूसरी चीज़ ये इनके टेन्योर में हुई कि जो रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व था, उसमें ईरान ने आर्म सप्लाई किए हैं, और जो उनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो यूरेनियम अब 70% तक उनकी जो एनरिचमेंट कैपेसिटी पहुंच गई है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए कहे तो ईरान की जो एक छवि है जो मिडल ईस्ट में, वो काफ़ी एक फंडामेंटलिस्ट, अफगानिस्तान जैसा हम नहीं कह सकते, पर एक जो ऐसा स्टेट है कि जो हमास, हिजबुल्लाह, यमन एंड सीरिया और इराक, तो ये सभी जगह में एक जो उन्होंने प्रॉक्सी वॉर शुरू की थी इजराइल के साथ, तो इसमें लास्ट 5 साल में उनका रोल काफ़ी रहा। और ये उनकी लीगेसी, हम उसको ये कह सकते हैं कि उनकी जो पॉलिसी थी खामेनी की और खोमेनी की, वो उन्होंने रिलीजियसली फॉलो की, पर ओवरऑल इकोनॉमी और सोशल फैब्रिकेशन ईरान एक हम कह सकते हैं कि एक ऐसे कगार पे है कि वहाँ उम्मीद रख सकते हैं कि शायद कोई चेंज होगा, पर ये चीज़ मुश्किल है क्योंकि प्रेसिडेंट का रोल लिमिटेड रहता है जी। जो उनके टोटल पावर होता है रिवोल्यूशनरी गार्ड के और पॉलिसी में, वो उनके अयातुल्लाह का होता है, और अयातुल्लाह खामेनी जो नया सक्सेसर सिलेक्ट करेंगे वो उनकी पॉलिसी का पालन करेंगे। इसलिए हम ये उम्मीद नहीं रख सकते हैं कि कोई बड़ा चेंज आएगा। पर एक शौक है, तो एक
हम कह सकते हैं कि रे ऑफ होप, थोड़ा ऑप्टिमिज्म है कि अमेरिका ने भी अभी स्टेटमेंट दिया। अमेरिका का स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने ये कहा, हम शोक प्रदर्शित करते हैं, पर हमारी सिंपैथी वहाँ की जो लोग पब्लिक है और उनका जो ह्यूमन राइट, उनके साथ हमारी सिंपैथी है। इजराइल ने ऑलरेडी नकार दिया है और उन्होंने ये कहा है कि इस पॉलिसी में कोई ज्यादा चेंज नहीं हुआ और हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। पर ये सब चीजें ऐसी है कि ये अब कुछ महीनों या सालों तक चलता रहेगा। ये क्रैश कैसे हुआ, जिसमें वेदर है, पर आगे ये चीजें पॉपअप होती रहेगी। लेकिन क्योंकि आपने जो जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ईरान में जो हालात है, जो एक सोशल सिचुएशन है, वहाँ पर जो लोगों के बीच में गुस्सा है मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़ या फिर सुप्रीम लीडर के नीतियों के ख़िलाफ़, उस गुस्से की स्थिति में फिर अचानक से रईसी, जो कि सुप्रीम लीडर के साथ जो उनका काम करने का जो तरीका है वो इतना सरल था कि वो उसको एग्जीक्यूट बहुत आसानी से करते थे, वो जो गैप, वो जो वैक्यूम बन गया है, क्या ईरान में ये जो ताकतें हैं वो कमज़ोर नहीं दिख रही हैं मौजूदा समय की अगर मैं बात करूं? और क्या यहीं से निकलती है कुछ उम्मीद की किरण, कुछ आशाएं कि हो सकता है कि यहाँ पर जो सामाजिक सुधार है या फिर लोगों के जो अधिकार की बात है, मानवाधिकार की जो बात है, हो सकता है कि कुछ करेक्शन ईरान एक्सपेक्ट कर रहा हो इस समय? अपोजिशन का, वहाँ की जो अपोजिशन है जो कि लिबरल है, जो कि मॉडरेट है, किस तरह से कमेंट करना चाहेंगे इस पर? इसमें यह है कि उम्मीद रख सकते हैं पर ज्यादा होप नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें दो चीजें होगी कि जो नए उन्होंने इंटरिम प्रेसिडेंट और जो फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं, तो यदि हम देखें तो जो नए उनके प्रेसिडेंट है इंटरिम, ये जो उनका इलेक्शन होता है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है कि जो 88 सुप्रीम उनके जो लीडर होते हैं वो करते हैं। तो जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, जैसे आपने सही कहा कि कितने भी इसमें इवन बहुत हार्डलाइनर हो या इवन मॉडरेटर हो तो उनके नाम रिजेक्ट कर सकते हैं। ये नाम, उसके बाद भी यदि कोई सिलेक्शन होता है तो अल्टीमेट पावर अयातोल्ला को होता है कि वो उसको वीटो भी कर सकते हैं। तो जो राइसी जीते थे उस टाइम वोट परसेंटेज बहुत कम था और 20%। तो हम ये उम्मीद नहीं रख सकते कि जो नया कैंडिडेट आएगा या जो नया जिसका सिलेक्शन जो 50 दिन में उनको करना है, उसमें कोई एक ऐसी व्यक्ति आएगी कि जो पहले प्रैग्मेटिक और कुछ मॉडरेट कह सकते थे, रूहानी, और ऐसी कोई व्यक्ति का चयन होना मुझे लगता है कि ये मुश्किल है। तो एक उम्मीद रख सकते हैं। और इसमें तीन चीजें हैं। एक जियोपॉलिटिकली ये जो सिचुएशन है वो बहुत काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। एक तो गाजा में नेतन्याहू जो है, तो इजराइल की भी पॉलिटिकल सिचुएशन काफी वोलेटाइल है। उनकी जो वॉर कैबिनेट है वो राफा में ज्यादा अटैक में जाना नहीं चाहते थे, तो वहां भी कुछ दिनों में इलेक्शन हो सकता है, नई गवर्नमेंट आ सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अमेरिका में भी इलेक्शन आ रहा है और अमेरिका में भी जो गाजा की सिचुएशन है उसकी वजह से काफी इनसी इम्पैक्ट बाइडेन के इलेक्शन में हो सकती है जी। इस सिचुएशन में अमेरिका भी ईरान में कोई नया स्टेप लेने की कोशिश नहीं करेगा, पर बैकडोर पॉलिसी में शायद ट्राई करे कि ये कुछ मसला गाजा का सॉल्व हो जाए और ईरान का सॉल्व हो जाए। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में नवंबर में बाइडेन ने, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी है, ओवरऑल पॉपुलैरिटी भी अच्छी है, और ट्रंप तो अभी क्रिमिनल कोर्ट का वहीं बैठते हैं। ये सब सिचुएशन में ईरान में बैकडोर में कोई अच्छा न्यूज मिले, क्योंकि तीन कंट्री है, सऊदी अरेबिया, अमेरिका और इजराइल, इन तीनों कंट्री को इंटरेस्ट है कि मिडल ईस्ट में ईरान की जो ये उनकी प्रॉक्सी वॉर और ये सब चीजों से मिडल ईस्ट में यदि अब्राहम एक्कॉर्ड के बाद कोई पीस हो, पर इसमें एक राइडर रहेगा कि इनको जो इनके मृत्यु के बाद जो संदेश आया है उसमें पुतिन शायद वहाँ ईरान जाएंगे, जी किम जोंग और ये सभी ने कंडोलेंस मैसेज दिए हैं जी। और ये न्यूक्लियर टॉक के मेन नेगोशिएटर थे। तो ये एक चीज और है कि और कोई जो उम्मीदवार है वो उनकी तरह इतना एक्सपीरियंस नहीं है। उनको ग्रूम किया गया था कि खामेनी, जो शायद उनके लिए कहा जाता है कि बीमार है और कैंसर है, तो उनकी जगह पे इनको ग्रूम किया गया था। तो आप जो कहते हैं वैक्यूम, वो वैक्यूम होगा क्योंकि इतने एक्सपीरियंस कोई और लीडर अभी ईरान में है नहीं।
बिल्कुल, मुखबिर जो बनाए गए हैं, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए गए, उनके बारे में मैं समझूंगी कि उनके चयन का फैसला जो है आयतुल्लाह खामनेई का कितना समझदारी भरा फैसला कहा जा सकता है, क्योंकि ईरान की सिचुएशन जो है, परिस्थिति जो है इस वक्त बेहद ही संवेदनशील है। वो सीधे सीधे इजराइल से भी लोहा ले रहा है, वो सीधे सीधे अमेरिका से भी लोहा ले रहा है, और उसका जो एक नेक्सस है, जैसा कि केतन शुक्ला ने बताया है, वो चाइना, रूस और इस तरह के जो देश हैं, उत्तर कोरिया, इनके साथ लगातार जो है मजबूत बन रहा है। और केतन शुक्ला के पास चलते हैं दर्शकों को लेकर। सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आपने एक बात कही थी कि ईरान की जो स्थिति है, तमाम पाबंदियों की वजह से आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा जो है लचर कही जा सकती है। 40% जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया है, मुद्रा जो रियाल है उसकी कीमतों में लगातार गिरावट है, और कहीं ना कहीं जो भारत के साथ समझौता है, चीन के साथ समझौता है, रूस के साथ जो समझौता है, ये खुद को खड़ा रखने की जद्दोजहद दिखती है। क्या ईरान कोशिश करेगा कि वो इस स्थिति से बाहर निकले, ना कि जिस कट्टर देश की छवि वो बना रहा है उससे कुछ ज़्यादा फायदा हो सका है? मुझे लगता है सडनली उनको कोर्स करेक्शन करना बहुत मुश्किल है। इसलिए इसमें पर्टिकुलरली जो सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ लास्ट ईयर मार्च में चाइना ने एग्रीमेंट कराया, तो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है जी। और इस परिस्थिति में अभी ये नहीं हो सकता, पर जैसे कि अब्राहम एकॉर्ड हुआ या कोई भी चीज है, तो लॉन्ग टर्म में ये पॉसिबिलिटी है, और ये पॉसिबिलिटी गाजा का कुछ महीनों में सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक चीज ये भी होने के चांसेस ज्यादा है कि जो गैंस है वो काफी आर्मी के हैं, और आपने देखा होगा कि इजराइल में जब प्राइम मिनिस्टर आर्मी बैकग्राउंड से आते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो वो लोग पीस प्रोसेस में काफी सक्सेसफुल रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले कैंप डेविड एकॉर्ड हुआ और सब्बीम में, तो ये सब में एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अब्राहम एकॉर्ड हो गया है, मिडल ईस्ट में ये लोग पीस चाहते हैं। आपने दूसरा जो पहले पूछा था कि मोहम्मद मुखबर जी और अली बाघेरी जिनको फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, मोहम्मद मुखबर एक अच्छी चॉइस है, वो न्यूक्लियर टॉक में इन्वॉल्व थे, और चाइना, रशिया और अफ्रीका भी वो राइसी के साथ गए थे। बाघेरी जो है वो रशिया के साथ उनके काफी जो उनकी आर्मामेंट और मिलिट्री ट्रेनिंग, ये दोनों में इन्वॉल्व थे, दोनों कॉम्पिटेंट है। पर जो पॉसिबिलिटी है कि लोग मानते हैं कि जो खामेनी का सेकंड सन है मोत्तेबा, वो अभी थियोलॉजिकल स्कूल में कोम में पढ़ा रहे हैं, तो उनको जो सक्सेसर है, क्योंकि 50 दिन बाद डिसाइड होगा, तो यदि मुखबर बनेंगे, पर ज्यादा चांसेस लगते हैं कि मोत्तेबा को बनाएंगे। इसमें एक ही चीज है, उनका एक एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरी चीज ये है कि साका जो रेजिम था वो हेरिटरी था, और अगेन सिया इराक में भी है, और इराक के जो सिया चीफ है, तो यदि खामेनी को एक चीज ये शायद कि हेरिटरी रूल बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो इसमें से 50 दिन बाद कौन आता है, जो भी आएगा वो वही पॉलिसी चालू रहेगी। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें अलग अलग हम यदि देखें कि यदि ये स्टेबिलिटी नहीं हुई और कुछ सक्सेशन में ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो ये इंटरनेशनली जियोपॉलिटिकली काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इजराइल, मिडल ईस्ट एंड ग्लोबल मार्केट, एक तो सबसे पहली चीज ये है कि मार्केट वॉलिटिलिटी, ऑयल मार्केट वो स्टेबल नहीं रहेगा तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ेगी। दूसरी चीज है कि सप्लाई डिसरप्शन हो सकता है, कि जिसकी वजह से ये इंडिया और बाकी कंट्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो डिमांड फॉर सेफ हेवन एसेट गोल्ड की प्राइस मंडे को बढ़ गई थी, पर ये चीजें आगे जाके हो सकती है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे आपने बताया चाबार पोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ने शोक प्रदर्शित किया है, इवन आज एक दिन का नेशनल मॉर्निंग के फ्लैग हाफ पे रहेगा और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम कैंसिल होंगे। अब ये चीज बाकी कंट्री के लिए आगे जाके हम किस तरह इसको ये एक बड़ा एक है, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर चाबार जर्नी में गए थे, और चाबार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सेंट्रल एशिया के लिए और ओवरऑल ट्रेड रूट के लिए। तो ईरान की जो पॉलिसी इंडिया के साथ है उसमें कोई काफी बड़ा चेंज होने वाला लगता नहीं है मुझे। तो ये सब चीजें देखते हुए
जो पर्टिकुलरली एक चाबार एग्रीमेंट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पर वो जो भी नया सक्सेसर आएगा उसके साथ रहेगा जी। पर जो स्टेबिलिटी जल्दी नहीं आई, तो जैसे मैंने कहा कि ऑयल प्राइसेस, गाजा वॉर और मिडल ईस्ट, ये सब चीज़ों के लिए, और मुझे लगता है कि चाइना रशिया भी इंस्टेबिलिटी मिडल ईस्ट में इस क्रूशियल स्टेज में उनके लिए भी, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी जितना अच्छा कर्ज थी इतनी अच्छी उनकी वो है नहीं, और इलेक्शन ईयर है, अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी इलेक्शन आ रहा है जी। तो ये सब चीजें देखते हुए मुझे लगता है सक्सेसर स्मूथ रहेगा, और जब नया सक्सेसर आएगा जी, तब हम डिस्कस कर सकते हैं कि आगे पॉलिसी सेम रहेगी, सभी पॉलिसी में कोई ज्यादा, बस ये कह सकते हैं कि विंडो ऑफ होप एक छोटा सा ओपनिंग है। अब इसमें ईरान सोशियो इकोनॉमी उनके जो प्रॉब्लम है उसमें आपने देखा होगा मोरक्को वेलवेट रिवॉल्यूशन और कई तरह के यूक्रेन में रिवॉल्यूशन हुए, रशिया में हुए, तो इनको अवॉइड करने के लिए शायद कुछ 2 या 3 साल में एक ऐसे पाथ पे चलेंगे कि पर्टिकुलरली अमेरिका के इलेक्शन हो जाए, इजराइल में इलेक्शन हो जाए, तो उसके बाद हम एक उम्मीद रख सकते हैं कि मिडल ईस्ट में एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट में एक नया चैप्टर शुरू हो सकता है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति के रूप में रईसी जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, वो पाकिस्तान के साथ टेंशन, बॉर्डर टेंशन की वजह से जब हुआ उसके बाद तुरंत वो पाकिस्तान के विजिट पर आ जाते हैं। इसके साथ चीन के साथ वो अपने रिश्ते जो है मजबूत करते हैं। सऊदी अरब के साथ भी उनकी कोशिशें हुई, लेकिन फिर जो बीच में ये हमास का अटैक आ गया, ये सब चीज़ें जो हैं ये उन कोशिशों को एक बड़ा झटका रही। लेकिन मैं समझना चाहूँगी कि रईसी के अचानक चले जाने की वजह से, आकस्मिक मौत की वजह से, क्या इस सिचुएशन का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी, माफ़ कीजिएगा कि मेरे शब्द जो है बहुत हार्श लगेंगे इस वक्त, किसी के अचानक निधन के बाद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मैं स्ट्रैटेजी या फिर कूटनीति की बात करूं तो कहीं ना कहीं अमेरिका इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि वो गेन कर सकता है अगर वो कोशिशें ज़्यादा गंभीर करे, गजा का जो एक मुश्किल है, संघर्ष है, उसको सुलझाने के लिए, क्योंकि ईरान ने लगातार प्रेशर बनाया हुआ था। ये आपकी बात सही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो इजराइल का अटैक हुआ था तो पहले ईरान ने अमेरिका और यूरोपियन को बताया था। अभी यूरोपियन यूनियन ने यह भी कहा है कि उनका जो कॉपरनिकस सैटेलाइट है वो ईरान यूज कर सकता है क्योंकि ये ह्यूमैनिटेरियन है। तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन चाहते हैं कि ईरान का जो यदि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो एक इसका ज़्यादा यूरोपियन यूनियन को इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका आज के दिन में बिगेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है। तो अमेरिका को इतनी ये परिस्थिति पर उनके लिए इम्पोर्टेंस ये है कि चाइना और रशिया की जो स्प्रेड कह सकते हैं, यूज कर सकते हैं, या इन्फ्लुएंस कह सकते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो बढ़ती जा रही है, और पर्टिकुलरली अभी यूक्रेन वॉर जो एक पॉज है, वो पॉज 2 या 3 महीने में वहां भी सिचुएशन काफी चेंज होगी, क्योंकि जो $62 बिलियन का पैकेज अमेरिकन कांग्रेस और सेनेट ने पास किया है, तो इस परिस्थिति में यदि ईरान में चाइना और रशिया का प्रभुत्व कम हो, ये यूरोपियन यूनियन, इवन अमेरिका एंड मिडल ईस्ट, इजराइल के लिए, सभी के लिए अच्छा है। तो अब जो नए प्रेसिडेंट आएंगे वो मुखबर भी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के काफ़ी नज़दीक है, उनके क्लोज माने जाते हैं जी। पर यदि मेरे ख्याल से मोत्तेबा बनेंगे तो एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि जिनका ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस नहीं है, पॉलिसी खामेनी डिसाइड करेंगे। पर अभी एक चीज़ ये भी है कि नया खामेनी की जो हेल्थ देखते हुए बिल्कुल जो सुप्रीम लीडर होते हैं, तो एक सुप्रीम लीडर और उसके बाद प्रेसिडेंट भी नए होंगे, और इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि बैकडोर फॉरेन पॉलिसी और ट्रैक टू फॉरेन पॉलिसी में कुछ महीनों में हमें मिलेगा, क्योंकि स्विट्जरलैंड की एम्बेसी के साथ भी ईरान के कुछ डिस्कशन हो रहे हैं। तो इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि ये हमें भी इसके ऊपर काफ़ी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चाबार और पर्टिकुलरली अमेरिका ने सैंक्शन जो लगाए हुए हैं, तो इलेक्शन ईयर में अमेरिका भी इस तरह की चीज़ों पे रिएक्शन उनको कंपल्सन होता है जी। तो ये परिस्थिति में आपकी बात एकदम सही है कि मैं पर्टिकुलरली ये सोचता हूँ कि खामेनी का जो टेन्योर है और जो इनकी बीमारी है, तो ईरान में प्रेसिडेंट एंड आयतुल्ला दोनों नए होंगे, तो फिर उसमें किसी भी नए ओपनिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है।
और इसराइल का मुझे लगता है कुछ महीनों में एक ड्रामेटिक चेंज हो सकता है। जी। तो ये सब परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि मे बी 25 एक पीसफुल और अच्छा दुनिया के लिए साल रहेगा। साबित हो सकता है, ये जो और 90 कंट्री घटनाएं में सामने आ इलेक्शन रही भी हैं। जी 90 कंट्री में इलेक्शन हो जाने वाले हैं। जी। तो ये इस साल हम उम्मीद रखते हैं कि 25 विल बी अ वेरी गुड ईयर। बिल्कुल, 24 तो संघर्ष और युद्ध का साल साबित हो रहा है, चुनाव का साल साबित हो रहा है, लेकिन कुछ सुधारों का साल शायद 2025 साबित हो, इसकी आशा जता रहे हैं केतन शुक्ला जी। लेकिन ईरान में जो मौजूदा संकट है उसका क्या असर पूरी दुनिया पर, अमेरिका पर क्या, भारत पर क्या, और चीन, रूस और जो अन्य मुल्क हैं, उत्तर कोरिया भी, जिस पर आरोप लगातार अमेरिका लगाता रहा है कि उसने यूक्रेन युद्ध में रूस को हथियारों की सप्लाई की है, यही आरोप ईरान पर भी लगते रहे हैं। केतन शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। केतन सर, कहीं ना कहीं जो यूरोपीय देश हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो भूमिका है यूएस की बनिस्बत मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो रही है। मैं समझना चाहूँगी कि भारत जो अब तक खुद को नॉन अलाइनमेंट विदेश नीति पर ही आगे बढ़ाता रहा है, क्या भारत इस मौके का लाभ उठा सकता है, अपनी इस विदेश नीति को थोड़ा सा और शार्प कर सकता है? क्योंकि बीच में ईरान के साथ तल्खी आ गई थी, लेकिन उसे करेक्शन कर लिया गया है, और जिस तरीके से ये चाबहार पोर्ट की डील हो गई है, अमेरिका ने इसकी आलोचना भी की, इसके बावजूद भारत ने जिस तरीके से इमीडिएट रिएक्शन दिया, पीएम मोदी ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ भारत खड़ा है, और ये भी खबर आई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहां पर जाएंगे ईरान में। विजय स्थिति में ऐसा है कि हमें अब टाइट रोप वॉकिंग जैसा है, क्योंकि चाबर पोर्ट वाला इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, और फॉरेन पॉलिसी में अभी अब हमारे वहाँ चुनाव हो जाएंगे, तो उसके बाद एक चीज़ हम कह सकते हैं कि डोमेस्टिक कई बार कंपल्सन, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी में फॉरेन पॉलिसी के ऊपर थोड़ा बहुत उसका इन्फ्लुएंस रहता है। तो ये चुनाव के बाद एक 5 साल के लिए फॉरेन पॉलिसी का एक पूरा क्लियर पाथ बना सकते हैं। एक हम हमें कैसा कहते हैं कि लुक ईस्ट एंड थिंक लाइक वेस्ट, सो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक वेस्ट। हमारा जो आगे का सबसे बड़ा एक हम चुनौती कह सकते हो चाइना है, और चाइना और रशिया, अभी भी आपने देखा होगा कि पुतिन गए थे चाइना, तो वो दोनों अब हम ये कह सकते हैं कि हैंड इन ग्लोव है, और यह रशिया सब्सिडियरी पार्टनर है। ईरान के साथ ईरान बैलेंस देती है, तो इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात है, मिडल ईस्ट में सभी कंट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात है। तो इस परिस्थिति में हमें यूरोपियन यूनियन और अमेरिका कि अब जो यूक्रेन वॉर और ये चुनाव के पहले और चुनाव के बाद, अगेन अमेरिका के चुनाव के बाद भी फॉरेन पॉलिसी में उनकी एक अलग आ रहा है कि, तो ये सब चीज़ें देखते हुए आगे का जो हमारा पाथ है, तो हम चुनाव के बाद इसमें एक हमें चाइना को पर्टिकुलरली ध्यान में रखते हुए आगे की फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के लिए अगले 2-3 साल के लिए चाइना को रिस्ट्रेन करना और यूक्रेन वॉर आगे कैसे बढ़ती है, तो इस परिस्थिति में हमारे लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि हमारी भी इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा अब अगले 2-3 साल में, तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमें पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग और ये सब चीज़ के लिए वेस्ट की और हमारा ध्यान ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो ये सब मिला के कह सकते हैं कि अब चुनाव के बाद 2 या 3 महीने में एक कॉन्क्रीट, प्रैग्मेटिक और फॉरेन पॉलिसी जिसमें नेशन फर्स्ट, जैसे अमेरिका या यूरोपियन यूनियन करता है, तो ये हमें करना पड़ेगा। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और वो जो मधुर संबंध है वो रहेंगे, और पर्टिकुलरली आज जो उनके लिए शौक प्रदर्शित किया है, तो वो एक अच्छी चेष्टा है। बिल्कुल, एक अच्छी कोशिश भारत की तरफ से। जिस तरीके से एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा हुई है, भारत में राष्ट्रपति रईसी के निधन पर ये शोक मनाया गया है। एक सवाल मैं समझना चाहूँगी कि 2025 में, क्योंकि ईरान भी इसमें इंक्लूडेड है, जो तेल उत्पादक देश हैं,
उनकी रणनीति किस तरह की दिखने वाली है? मैं ईरान से ही समझना चाहूँगी, क्योंकि सऊदी अरब की जो कोशिशें हैं लगातार जिस ओर पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, क्या ईरान की नीतियाँ इससे प्रभावित या अछूती रह पाएंगी, बिना प्रभावित हुए रह पाएंगी? जैसे सऊदी अरेबिया है, और यदि पर्टिकुलरली जो हम ओपेक की पॉलिसी देखें तो इसमें ईरान पहले जितना उसका महत्वपूर्ण रोल नहीं रहा है। तो ईरान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से सोशल क्राइसिस भी ज़्यादा गंभीर होती है जी। तो ईरान की, और पर्टिकुलरली इसमें एक दूसरी चीज़ ये हो रही है कि रशिया, तो रशिया का भी अभी वॉर की वजह से उनका जो ऑयल सप्लाई है वो भी बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका पहली बार हम कह सकते हैं कि ऑयल में उनका प्रोडक्शन वर्ल्ड में ज़्यादा है, तो ये क्राइसिस उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है, पर पर्टिकुलरली नाटो कंट्रीज़ को करती है जी। तो इस परिस्थिति में ईरान के लिए, जैसे मैंने कहा कि उनकी सोशल क्राइसिस को उनको कंट्रोल करना है, तो पॉलिसी सडनली चेंज नहीं होगी, पर लॉन्ग टर्म में यदि इकोनॉमिक पॉलिसी सक्सेसफुल होती है तो सोशल क्राइसिस भी कम होगी। और वो ईरान में जो नई पूरी राजकीय जो कहते हैं कि उनके जो लीडर्स है वो लीडरशिप चेंज होगी, तो उनके लिए भी एक कुशन देगा कि वो स्टेबलाइज होके आगे कुछ दशकों तक अपनी जो प्रभुत्व है वो रख सके। नहीं तो फिर ये सिचुएशन, मैंने कहा कि वेलवेट रिवोल्यूशन, ऑरेंज रिवोल्यूशन, इस तरह की कई चीज़ें होती है, और परिस्थिति फिर इसमें मुझे लगता है कि वो लीडरशिप प्रैग्मेटिक वे में डिसाइड करेगी। बिल्कुल। तो जिस तरीके से खामनेई की जो सेहत है वो भी मुझे लगता है कि कुछ समय के बाद जो है अब वो सक्रिय भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तो ये जो परिस्थितियां हैं वो ईरान के लिए नए रास्ते जो है अब यहाँ से निकलती हुई दिख रही हैं राहें, और जनता इससे उम्मीद पाल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी केतन सर, लेकिन मैं जाते जाते अगर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रह गई है ईरान से संबंधित या भारत और ईरान के संबंधों से संबंधित, तो आप ज़रूर एक लाइन में इसको सामने रखिए दर्शकों के। मैं आपको बता देता हूँ, आपने बहुत अच्छी तरह, ये टॉपिक ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है तो बहुत अच्छे सभी पॉइंट कवर कर लिए हैं, कुछ ज़्यादा कहने का नहीं रहता है। उम्मीद रखें हमारे ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, भारत के ईरान से संबंध अच्छे रहेंगे, उम्मीद जताएंगे। 2025 में भी भारत लगातार जो चाबहार पोर्ट है वो भारत की जो पहुंच है वो और आसान करता है मिडिल ईस्ट के देशों तक, और व्यापारिक स्थिति को भी मजबूत बनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी केतन शुक्ला जी का भी, जिन्होंने अपना कीमती वक्त स्ट्रेट टॉक के लिए दिया। और दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि आपको स्ट्रेट टॉक से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक रखनी हो, पहुंचानी हो, तो आप कृपया ईमेल भेजिए हमें info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।